हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली चैप्टर खत्म हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो फैमिली शुरू करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 और ग्रुप 6 से, ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ऑफ ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। जो मैक्सिमम ओर्स होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं? ऑक्साइड्स। जो अर्थ क्रस्ट में मेटल के ओर्स पाए जाते हैं दे आर मैक्सिमम ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म ओर्स ऑफ मेटल्स, दीज ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस, ठीक है। जनरल आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो NH2 NP4, जैसे इसका 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, ठीक है। आउटर मोस्ट है ये, ठीक है। 6s2 6p4, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करते जाओ, ठीक है, साथ साथ करते जाओ। जैसे एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज की बात करें तो नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताया था कि नीचे जाने पे क्या करनी चाहिए थी? डिक्रीज। आया समझ में? नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन एक्सेप्शन आता है, तुम्हारा क्या बताया था? सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बताया था। तो इनफैक्ट जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। आया समझ में? जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज लीस्ट। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी। क्लियर है? डेंसिटी की बात करें तो तुम्हें बताया था नीचे जाने मास भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, लेकिन हम लोग प्राइमरी फैक्टर क्या मानते हैं? मास। तो नीचे जाने पे तुम्हारी डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिर से O2 S8 Se, तो तुम्हारे कौन से फोर्सेस? लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस में क्या बताया था? तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा साइज बढ़ेगा वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर बताओ। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर तुमसे बोला जाए तो नीचे जाने पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ये दोनों क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। और ये क्या होता है? मेटल। आया समझ में? इट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है। दिस इज पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, एलोट्रोपी की बात करें तो सबसे पहले एलोट्रोपी में एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, एक O2 और एक O3। O2 का स्ट्रक्चर और ये O3 का स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें? 2, इसमें 3/2, ठीक है। एक चीज बताया था कि ओजोन बहुत ही अनस्टेबल है। आया समझ में? और ये तुरंत किसमें टूट जाता है? O2 में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ओजोन इज वेरी अनस्टेबल एंड रेडिली डिकम्पोजेज इनटू O2। तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी, 2O2 गिव्स 3O2 गिव्स 2O3। इसका डेल्टा H पॉजिटिव था, डेल्टा S नेगेटिव था। तो डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S नेगेटिव है तो डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा था। और डेल्टा G पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन फीजिबल नहीं है, और फॉरवर्ड रिएक्शन फीजिबल नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? फीजिबल। तो O3 तुरंत किसमें टूट जाता है? O2 में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? अब एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की बात की जाए तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स फॉर्म करता है। अब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखो। कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन की कैटेनेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। कार्बन हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स किसके फॉर्म होते हैं? सल्फर के, ठीक है। आया समझ में? सल्फर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स अमंग ऑल एलिमेंट्स, और कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुमसे पूछा है सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन करता है तो कार्बन, सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स कौन शो करता है? सल्फर, ठीक है।
मोस्ट कॉमन एलोट्रोप्स इसके कौन से? रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। आया समझ में? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। पॉइंट ध्यान रखो, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों के दोनों इनसॉल्युबल है पानी में, लेकिन CS2 में क्या है? सॉल्युबल है। फिर से वही बात, एसिड की अगर बात की जाएगी तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? इनसॉल्युबल, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल। ठीक है, एसिड का शेप क्या होता है? क्राउन शेप, बॉन्डिंग में बताया था। ठीक है, इट इज अ क्राउन शेप, जिसमें तुम्हारे इसमें ये सल्फर एटम्स लगे रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? इट इज अ क्राउन शेप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फर। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे एसेट है तुम्हारा, ये एसेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, आज जब इसको हम हीट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो क्या होता है? इसकी ये जो रिंग है ये ब्रेक करती है, मतलब ये यहां से टूट जाएगा और यहां से टूट जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? लीनियर। क्लियर है? ये रिंग टूट गई और ये सीधा हो गया, तो इट फॉर्म्स अ रिंग ब्रेक्स एंड फॉर्म्स लीनियर चेन। क्लियर है? 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करने पे क्या होती है? दो चेन्स हैं, देखो ये चेन जो बनी ये आपस में मिलके क्या होती है? पॉलीमराइज कर जाती है। जैसे एक चेन ये आई, दूसरी चेन तुम्हारी ये आई। ठीक है, ये आपस में मिलके क्या करने लगती है? पॉलीमराइज करने लगती है। तीसरी चेन ये आई। ठीक है, ये आपस में कई चेन्स मिलके क्या हो जाती है? पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है, ऐसा समझे? 444 डिग्री सेल्सियस सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट है। आया समझ में? 444 डिग्री सेल्सियस सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहां तक एक चीज ध्यान दो, तुम्हारा विस्कोसिटी पे क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज बताओ, ये एसिड था, अगर मैं 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करूंगा तो ये बताओ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? तो देखो ध्यान से, अगर मैं 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा हूं तो इसका तुम्हारी रिंग टूट के ओपन चेन बना रहा है, और ओपन चेन बनाने पे यहां क्या होगा? विस्कोसिटी विल इंक्रीज। आया समझ में? नेक्स्ट अगर बोला जाए 200 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर जाने पे, तो अब ये चेन्स आपस में कंबाइन करती जा रही हैं, और कंबाइन करने की वजह से तुम्हारा क्या होगा? विस्कोसिटी विल तुम्हारा फर्दर इंक्रीज। विस्कोसिटी तुम्हारा क्या होगा? फर्दर इंक्रीज करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और फिर 444 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं? विस्कोसिटी विल डिक्रीज। यहां समझ में आया? ठीक है, तो देखो क्या हुआ? एसिड था, 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया तो रिंग ब्रेक की, रिंग ब्रेक करने के लिए की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज करी। फिर 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और हीट किया तो पॉलीमराइजेशन होने लगा, पॉलीमराइजेशन की वजह से विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीजेस। लेकिन फिर जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, बॉइलिंग पॉइंट रीच होने पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी विल देन डिक्रीज। ठीक है, और एक चीज ध्यान दो, 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या बना लेता है? H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बिकॉज H2 हैज सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एज O2। ठीक है, हैज सिमिलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एज O2। जैसे O2 का अगर मैं लिखता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ये तुम्हारा O2 का आता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, दिस वाज ऑफ O2। क्लियर है? आया समझ में? आया? तो इसका भी सिमिलर आता है, बस ये 2p की जगह क्या आ जाएगा? 3p आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, O2 पैरामैग्नेटिक था बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसमें? पाई स्टार 2p ऑर्बिटल्स में। सिमिलरली H2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? H2 भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार 3p ऑर्बिटल्स। क्लियर है? आया समझ में? O2 पैरामैग्नेटिक था बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p ऑर्बिटल्स। Similarly, S2 is also paramagnetic because of unpaired electrons in pi star
3p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स ध्यान रखने, पहली बात हीटिंग इफेक्ट का विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हीटिंग इफेक्ट करने से पहले विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर फर्दर इंक्रीज करेगी, और फिर बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाएगा देन इट विल डिक्रीज, और 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H2 भी ब्रेक हो जाता है। H2 का तुम्हें ध्यान रखना है, H2 इज पैरामैग्नेटिक सिमिलर टू O2। O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों आता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2p पाई स्टार 2p ऑर्बिटल्स। H2 का क्यों आएगा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार 3p ऑर्बिटल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज बताओ भाई, ग्रुप 16 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, 6। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो +6 2 -2। ठीक है, आया समझ। इसकी रेंज कहां से आएगी, +6 2 -2। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, -2 +4 एंड +6। ठीक है, आया समझ में। ऑक्सीजन ध्यान दो, इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन कैन ओनली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो कर सकता है जब वो किसके साथ कनेक्टेड हो, फ्लोरीन के साथ। दो कंपाउंड्स ऑब्जर्व होते हैं, OF2 एंड O2F2। इसके अलावा किसी से भी कनेक्टेड होगा, जैसे मान लो मैंने बोला Cl, तो इसकी कौन सी लोगे, नेगेटिव, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में क्या रहेगा, सेंट्रल एटम, तो उसकी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ध्यान रखो, ऑक्सीजन ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन। ठीक है, आया समझ में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी +6, दो पैरामीटर्स बताए थे स्टेबिलिटी के लिए, Z इफेक्टिव और इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ किसमें क्या लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, Z इफेक्टिव, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसमें भी Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव की वजह से तुम्हारा स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या करती थी, डिक्रीज। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या करती थी, इंक्रीज। और इसमें भी नीचे जाने पे क्या करेगी, डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, ये वही पॉइंट्स रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार खुद से मैच करते जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो E, वेर E बिलोंग्स टू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ये H2 के साथ EH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T। अब बताते जाओ भाई ये पॉइंट्स। ठीक है, एक बार चाहो तो खुद से लिख के इनको ट्राई कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मैच करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैच करो। हाइब्रिडाइजेशन, H2O का sp3, इन सब में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्यों, ड्रैगोस रूल। ठीक है, बॉन्ड एंगल बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसका लोन पेयर, और नीचे जाने पे तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी, नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ में आया। बॉन्ड लेंथ बताओ, एलिमेंट्स इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, और डिफरेंट पीरियड्स के हैं तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पे बढ़ रही है, तो बॉन्ड एनर्जी नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट बताओ भाई, इसमें कौन से, H बॉन्ड, इन सब में कौन से, वॉन्डर वॉल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से, H2O, और इन सब में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम। तो क्या देखोगे, साइज, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, H2T, फिर H2SE, फिर H2। ठीक है, सबसे ज्यादा H2O का, फिर ऑर्डर किसका आएगा, वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, H2T, फिर H2SE, फिर H2S। मेल्टिंग पॉइंट में भी सिमिलर, इसमें H बॉन्ड, यहां वॉन्डर वॉल, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, H2O का, फिर उसके बाद H2T, फिर H2SE, फिर H2। समझ में आया। एसिडिक नेचर बताओ भाई, हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बताया था।
हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, तो एसिडिक नेचर नीचे जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, के वैल्यू देखो इस टाइप से एज ए कनेक्टेड क्वेश्चन है, तुम्हें बताया था के जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। तो एसिडिक नेचर अगर के इज व्हाट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा था, ठीक है, तो ये भी नीचे जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पीके की बात की जाए तो तुम्हें बताया था के बढ़ता है तो पीके क्या होता है, कम होता है। तो अगर के नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है तो पीके नीचे जाने पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। तो E प्लस X2 प्रीडोमिनेंटली तुम्हारे तीन टाइप के बनाते हैं, EX2, EX4 और EX6। ठीक है, आया समझ में? इसमें +2, इसमें +4, इसमें +6। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाए EX2 का स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल ले लो SF2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 दो लोन पेयर, क्या आएगा, V शेप और बेंट। EX4 एग्जांपल ले लो HCl4, हाइब्रिडाइजेशन sp3d लोन पेयर एक, तो क्या आ जाएगा, C100। EX6 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे एग्जांपल लो तुम SF6, sp3d2 लोन पेयर 0, क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, अच्छा चलो साथ में यहां पर कंपेयर कर लो। अगर तुमसे बोला जाए EX6 स्टेबिलिटी अगर तुमसे की जाए, जैसे SX6, SEX6, TEX6, बताओ भाई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी। तुमसे बोला जाए SX4, SEX4 और TEX4, बताओ भाई, इसमें +4 है, +4 में कौन सा इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी नीचे जाने पे तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आया? ठीक है, ये पॉइंट्स सारे रिलेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखो, हेक्सा हैलाइड्स में, हेक्सा हैलाइड्स मतलब EX6 टाइप हैलाइड्स, ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल। जैसे SF6 होगा, SeF6 होगा, TeF6 होगा, सिर्फ ये बनेंगे, इनके अलावा जैसे SeCl6 नहीं बनेगा, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स नहीं बनेंगे। तुमसे पूछा जाए क्यों, तो बताओ भाई, सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट के साइज बड़ा होने से स्टेरिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, बताया था। Why PCl5 exists but Pi5 does not, पिछले चैप्टर में क्वेश्चन कराया है। सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा हो गया तो स्टेरिक रिपल्शंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और स्टेरिक रिपल्शंस अगर बढ़ गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो हेक्सा हैलाइड्स में सिर्फ कौन से एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अदर टाइप ऑफ हैलाइड्स, इनके अलावा कुछ और टाइप के हैलाइड्स है, जैसे E2X2, जैसे Se2Cl2 हो गया, H2Cl2, H2Br2, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। रिएक्शन बताई थी कि Se2Cl2 किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, एक तो 0 में, ये इसमें यहाँ पे किसमें +2, सॉरी यहाँ पे किसमें +1 में, एक तो 0 में जाएगा और एक +4 में जाएगा। ये तुम्हारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में कराई थी, Se2Cl2 या E2X2 टाइप हैलाइड्स डिस्प्रोपोर्शनेट, ये +1 से किसमें जाएगा, 0 रिड्यूस होके और ऑक्सीडाइज होके किसमें जाएगा, +4। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो E+O2 दो टाइप के तुम्हारे ऑक्साइड्स बनेंगे, EO2 +4 में और EO3 +6 में। एसिडिक नेचर बताओ भाई, EO2 और EO3 में, ये +4 में +6 में। तुम्हें बताया था एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेम एलिमेंट का ऑक्साइड है।
तो EO3 और EO2 में ज्यादा किसका आएगा? EO3 का। SO2, SeO2, TiO2 इनका एसिडिक नेचर। तो ये ऑक्साइड्स हैं और ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर नीचे जाने पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली SO3, SeO3, TiO3 ये भी ऑक्साइड्स है, इनका भी एसिडिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? आया समझ में? स्ट्रक्चर बताओ भाई, जैसे EO2, SO2 का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है तो ये बनाओगे। समझ में आया? EO3, SO3 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। हाइब्रिडाइज इसका क्या आएगा भाई? देखो शेप क्या आएगा? बेंट, वी शेप और बेंट। इसका आएगा ट्राइगोनल, प्लेनर। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है EO3 में +6 है। EO3 हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में तो फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है तो इट कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ये खुद दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा? रिड्यूस। EO2 में +4 इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगा। देन इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करा दिए गए हैं। ठीक है। अब तुम्हें एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, कल उसका डिस्कशन होगा। थैंक यू।